बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 12 के एफएससी पार्ट 2 के आईसीएस पार्ट 2 के फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक लेकर आई हूँ। वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, हम ये देखेंगे कि सब्सटेंसेस की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। यानी कि अगर हम सब्सटेंसेस को हीट अप कर दें, उनको हीट सप्लाई करें, तो व्हाट हैपन्स टू देयर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो बच्चों इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इस तरह से कि हम इस इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को पढ़ेंगे कंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में और एलॉयज़ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंडक्टर्स में क्या होता है कि अगर कंडक्टर्स को अगर हमने हीट किया तो उनके रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, सेमीकंडक्टर्स को हीट किया तो उनके ऊपर क्या पड़ेगा इफ़ेक्ट उनकी रेजिस्टेंस के ऊपर, और एलॉयज़ को अगर हीट किया तो उनकी रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब की डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर को पढ़ने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे एंड दैट इज़ R इज़ इक्वल टू ml/ne² टो A। ठीक है ना, ज़रा मुश्किल सा फार्मूला लगेगा आपको, लेकिन अगर आप ये फार्मूला याद रख लेंगे, कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो यू सी यहाँ पे R इज़ इक्वल टू M क्या है, M इज़ द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब मैंने आपको याद होगा शुरू में बताया था कि मेटल्स में चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि गैसेस में दे आर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ठीक है, लिक्विड्स में, इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो जो भी चार्ज पार्टिकल इज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग करंट इन दैट सब्सटेंस, उसका मैस आएगा। तो यहाँ कंडक्टर्स की बात हो रही है, तो कंडक्टर्स में इट इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन आएगा। L इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर along which the current is flowing। N जो है ये नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है एक्चुअली। और E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यू नो इट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19। और टॉ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम, इसको अभी आपको बताती हूँ मैं। A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब रिलैक्सेशन टाइम क्या है, यू सी कि जब आप किसी भी सब्सटेंस में करंट फ्लो कराते हैं, तो हमने रेजिस्टेंस क्या पढ़ा था कि अपोजिशन ऑफर्ड बाय दैट सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है ना, तो वो जो अपोजिशन आ रही है वो, या रेजिस्टेंस जो आ रही है कंडक्टर्स में या किसी भी सब्सटेंस में, वो किस वजह से आ रही है, बिकॉज ऑफ द बल्कि अगर कंडक्टर्स की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइडिंग विद द लैटिस एटम्स। याद आया ना आपको। ठीक है, तो यू सी कि जब किसी कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि लैटिस एटम्स से टकरा रहे हैं। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन कुछ स्पीड से टकरा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे लैटिस एटम से कुछ कम स्पीड से टकरा रहा है, कोई ज़्यादा स्पीड से टकरा रहा है। तो दो कंसेक्यूटिव या दो सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान का जो इलेक्ट्रॉन्स का टाइम है, वी कॉल इट एज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, दो सक्सेसिव कोलिजन्स, the time between the two successive collisions of the electron with the lattice atoms is called as relaxation time। अब ये during this collision process क्या है, ये जब आप हीट कर रहे हैं तो that is changing। ठीक है, ये सेम नहीं हो सकता, कभी कम है कभी ज़्यादा है, तो हम ये एक्चुअली एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लेते हैं। ठीक है, तो ये तो चंद चीज़ें हैं जिस पे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। अब अगर हम इसमें देखें तो अगर आपको याद हो कि हमने रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला पढ़ा था, इट इज़ ρL/A। ठीक है ना, तो अगर देखें तो L/A तो यही है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है हमें क्या मिल गई, रो के बराबर। तो हम देखेंगे कि ρ इज़ इक्वल टू m/ne² टॉ, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द रेजिस्टिविटी। ठीक है, अच्छा अब हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हीट करने से जो कि चेंज हो सकते हैं, और वो उससे हमें रेजिस्टेंस की चेंजिंग पता चलेगी। ठीक है, तो वी सी दैट कि अगर हमने हीट किया तो ये बताएं कि क्या मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल चेंज होगा, नो। क्या लेंथ ऑफ द सब्सटेंस चेंज होगा, कंसिडरेबल चेंज, नो। एन जो है, एन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एन चेंज हो सकता है। नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यस, ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज पे, ये तो वही रहेगा 1.6 × 10⁻⁹। टॉ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम, ये मैंने अभी आपको बताया कि जब आप हीट अप करते हैं तो ये कोलिजन, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ये चेंज हो सकता है।
तो इट इज़ टॉ विच कैन चेंज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर डज नॉट चेंज। तो हमने जिसको स्टडी करना है वो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड टॉ को स्टडी करना है, ठीक है। तो फॉर ऑल दीज कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड एलॉयज़, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है टॉ पे और एन पे। तो हम मैं इधर लिखती हूँ इसे कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो इसने क्या हम कंडक्टर्स को डिस्कस करें, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो उससे क्या हुआ एक्चुअली, यू नो कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। याद है आपको, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, क्लास 8 में पढ़ा है कि आप किसी भी सब्सटेंस को, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, अगर आप हीट करेंगे तो क्या होगा, उसमें वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं, द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इंक्रीजेज एंड द मॉलिक्यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग और मूविंग मोर विगरसली, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन मूव कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग हेयर एंड देयर रैंडमली इन अ कंडक्टर, ठीक है। तो जब हम उसको हीट करते हैं तो क्या होगा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, वाइब्रेशंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है। इससे क्या होगा, जब वाइब्रेशन बढ़ गई तो ये सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बल्कि लैटिस एटम्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं, उनकी भी वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो गई, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद मच लार्जर एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वाइब्रेशन इंक्रीज़ होने से कोलिजन्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है ना, टकराना एक दूसरे से वो बढ़ जाएगा। कोलिजन्स, वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो गए, कोलिजन्स इंक्रीज़ हो गए, उससे क्या इफेक्ट पड़ा कि कोलिजन्स यानी कि जब एक दूसरे से टकराना बढ़ गया तो रिलैक्सेशन टाइम जो बीच में आ रहा था वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो वी सी दैट कि हम यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम टॉ को लिखेंगे कि दैट वुड रिड्यूस। और अगर टॉ रिड्यूस हो गया तो ये देखें कि डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ अगर रिड्यूस हो रही है तो जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो दिस सजेस्ट कि आर इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। तो हमें फाइनली क्या मिला कंडक्टर्स में कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आर इंक्रीज़ हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है। या साथ ही हम कह लें कि देखें टॉ जो है वो रिड्यूस हुआ तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बिहेव इन द सेम मैनर फॉर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन देम, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी एक बात और आप भूल गए, वो ये कि अगर हमने ये हीट एनर्जी सप्लाई की है किसी कंडक्टर को तो इट मे बी इक्वलेंट टू इट्स आयनाइजेशन एनर्जी। अभी आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ से आ गई, ये तो केमिस्ट्री की है, तो याद करें, ठीक है, केमिस्ट्री की है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सब्सटेंस, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सब्सटेंस। अब ये जो एनर्जी है, अगर हमने जो हीट एनर्जी सप्लाई की है वो अगर आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो रिमूव होंगे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल गए तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वुड इंक्रीज़ और नंबर यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो उससे एक चीज़ और चेंज हो रही है, उसको मैं दूसरे कलर से लिख लेती हूँ, वो है कि एन इंक्रीज़ हो रहा है। जब नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे तो ये हमें क्या बता रहा है कि डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हो गया तो आर क्या होगा, आर विल बी गोइंग डाउन। दिस इम्प्लाइज कि आर डाउन होगा। अब यू सी के कंडक्टर्स में हम देख रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से टॉ रिड्यूस हो रहा है जिससे आर इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि एन इंक्रीज़ हो रहा है तो आर रिड्यूस हो रहा है। सो दीज आर द टू कॉन्ट्राडिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हियर। तो हम ये देखते हैं कि ये जो तो यहाँ पर अब कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है वो वुड बी मोर जस्ट यू कैन से कि ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि हमने जो हमने कंडक्टर्स में पढ़ा है कि जब हम हीट करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती है। वो हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, वो इस तरह से कि ये जो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी, वो देखिए मेटल्स में ये जो कंडक्टर्स होते हैं कि क्या होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। मेटल्स में जो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट करंट, दे आर राउंड अबाउट 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं। दिस लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन कंडक्टर्स, ठीक है। तो अब ये देखें कि अगर इतने लार्ज नंबर के साथ अगर थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स और रिलीज़ हो गए बिकॉज ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस पे? आई डोंट थिंक सो। कैसे
इसको अंदाज़ा लगाएं कि आपके सामने समंदर है, समंदर में कितना पानी होता है, ठीक है। आप उसमें 1 बाल्टी पानी डाल दें, कोई इफेक्ट पड़ेगा उसके पानी के वॉल्यूम पे? चलें आप कह रहे हैं कि 1 बाल्टी नहीं, आप 10 बाल्टियाँ डाल लें, आप 1000 बाल्टियाँ डाल लें, आप 4 स्विमिंग पूल डाल लें, आप 1000 स्विमिंग पूल डाल दें, कोई फ़र्क पड़ेगा समंदर के पानी में? नहीं। तो इससे पता चला कि ये जो 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं कंडक्टर्स में, तो उनमें अगर हम थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से रिलीज़ हुए हैं वो अगर बढ़ा देंगे तो भी कोई रेजिस्टेंस पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दिस आर्ग्यूमेंट दिस बिकम्स इनसिग्निफिकेंट हियर, ठीक है। ये क्या हो गई है? इनसिग्निफिकेंट हो गई है फॉर इट इज़ इनसिग्निफिकेंट फॉर कंडक्टर्स, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं, तो हमें ये पता चला कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो आर भी इंक्रीज़ हुआ इन कंडक्टर्स, ठीक है। अब हम आते हैं सेमी कंडक्टर्स पे। सेमी कंडक्टर्स क्या हैं, पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि सेमी कंडक्टर्स एज द नेम इज सजेस्टिंग, सेमी मीन्स हाफ कंडक्टर्स। ये हाफ कंडक्टर्स क्या चीज़ है? देखिए, आपको 2 तरह के सब्सटेंसेस का पता है, कंडक्टर्स और एक इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो जो विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, जबकि इंसुलेटर्स भी डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। तो सेमी कंडक्टर्स कोई बीच की चीज़ है ना, इसका मतलब कि दे अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम बट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है ना। तो सेमी कंडक्टर्स में, और अब देखें कि क्या चीज़ है जो कैरी करेगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करंट को कौन कैरी करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं सेमी कंडक्टर्स में, दे आर वेरी स्मॉल इन नंबर, नॉट equivalent to the conductors and they are very few free electrons सेमी कंडक्टर्स में at room temperature। ये भी जो मैंने तादाद बताई है at room temperature बताई है आपको, ठीक है। तो ये भी few हैं for सेमी कंडक्टर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इनके लिए भी हम देखते हैं, ये सेमी कंडक्टर्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? ये होते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, जो कि ग्रुप 4 में होते हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप 4 एलिमेंट्स। अब इनका अगर हमने टेम्परेचर राइज़ किया तो सारी आर्ग्यूमेंट उसी तरह ही है कि वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी वहाँ पे अगर फ्यू भी हैं तो उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, कोलिजन बढ़ेगी, टाइम रिड्यूस होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। और अगर वो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर है तो फिर वो रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करेगा। अब इस सेमी कंडक्टर्स के लिए ये वाला आर्ग्यूमेंट वुड बी मोर सिग्निफिकेंट और दिस वन। तो वी सी दैट कि सेमी कंडक्टर्स में ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है इट वुड बी इनसिग्निफिकेंट, दिस विल बी सिग्निफिकेंट बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी से जब वहाँ है ही 2-3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल और आयनाइजेशन एनर्जी से और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो बी सी के जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो हम ये देखते हैं, यानी कि एन जो दिस आर्ग्यूमेंट वुड बी सूटेबल फॉर सेमी कंडक्टर्स। मैं क्यों ये कह रही हूँ कि ये सूटेबल है? बिकॉज ये हमने एक्सपेरिमेंटली पाया कि जब हम कंडक्टर्स को हीटअप करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। सेमी कंडक्टर्स को हमने हीट किया तो उनका रेजिस्टेंस लो हो जाता है। तो हमने इस फॉर्मूले के ज़रिए, इन आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए वी वांटेड टू फाइंड द थ्योरी बिहाइंड दैट कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने ये पाया कि ये चीज़ है, रीज़न हमने मालूम किया कि ये रीज़न है कि उसका रेजिस्टेंस डाउन हो रहा है। तो मैं इसको, जैसे यहाँ मैंने कंडक्टर्स के लिए लिखा कि टेम्परेचर राइज़ करने से रेजिस्टेंस राइज़ हो रहा है, सेमी कंडक्टर्स में इट इज़ फाउंड कि टेम्परेचर को राइज़ करने से रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है। नाउ वी कम टू एलॉयज़। एलॉयज़ क्या हैं? दीज आर नॉट एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ सेमी कंडक्टर्स में एक बात और बतानी थी कि ये ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 4 मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4। इसका मतलब हर एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो साथ वाले एटम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ही क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा रखते हैं। इसीलिए इनमें बहुत लो अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। हाँ, रूम टेम्परेचर पे कह लें कि हीट एनर्जी कुछ उनको सफिशेंट हो कि कोई इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल आए, ठीक है। तो वो फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल देयर फॉर कंडक्टिंग, जो कि बहुत कम है। फिर हमने वो आर्ग्यूमेंट पढ़ी कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगी तो वो उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल के आएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे एंड दे मे बी इंक्रीजिंग एंड देयरफॉर रेजिस्टेंस डिक्रीजिंग, ठीक है। अब हम आते हैं एलॉयज़ पे। एलॉयज़ जो हैं दीज आर नॉट एलिमेंट्स लाइक कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या हैं? हमने पढ़ा आयरन है, सिल्वर, गोल्ड, दीज आर ऑल एलिमेंट्स। सेमी कंडक्टर्स भी हमने जर्मेनियम, सिलिकॉन, पीरियोडिक टेबल के सब्सटेंस के एलिमेंट्स पढ़े ना। तो एलॉयज़ आर नॉट एलिमेंट्स, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ, और या कहें कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एटम्स, ठीक है।
सॉरी डिफरेंट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो जैसे कि आप स्टील है, कार्बन है और आयरन है और इस तरह के निकल, इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं। इसी तरह बहुत सारे एलॉयज़ होते हैं, ब्रास है, ठीक है। तो एलॉयज़ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये कौन से एलॉयज़, जैसे कि मैंगनीज है, मैंगनीज भी बोलते हैं इनको, कॉन्स्टेंटिन है, ठीक है, और है आपका नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम बहुत सुना होगा, इससे हीटर की कॉइल बननी होती है नाइक्रोम वायर से, ठीक है। तो ये एलॉयज़ जो हैं ये कौन से, ये डिफरेंट मेटल्स को मिक्सअप करके बनाए गए हैं। तो इट वाज फाउंड कि जब इनको हीट करते हैं तो इनके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दे डू नॉट, देयर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, ठीक है। तो यानी कि होता उनमें भी यही है कि टेम्परेचर राइज होगा तो ये सब कुछ होगा, और अगर हो सकता है कि ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज़ हो तो उससे रेजिस्टेंस लो होगी। तो उस केस में ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो हैं दे विल बी बैलेंस्ड विद ईच अदर, और यहाँ पे कोई चेंज इन रेजिस्टेंस इज़ नॉट ऑब्जर्व। तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर राइज करने से आर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आर रिमेंस कांस्टेंट एंड रो आल्सो रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। तो हाँ, यहाँ हमने देखा कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं विद टेम्परेचर रेजिस्टिविटी का या आर का, तो कंडक्टर्स के लिए इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, ठीक है। सेमी कंडक्टर्स के लिए अगर आर यहाँ पे है या रो है टेम्परेचर के साथ इट डिक्रीजेस, जबकि एलॉयज़ के लिए ये हल्के से राइज के साथ होता है, यहाँ पे टी का रो का वेरिएशन विद टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हम इसके आगे करते हैं कि ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसके लिए आपकी बुक में सिर्फ एक फार्मूला दिया हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें मिलेगा। उसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट मालूम करने के लिए यू सी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर ले लिया एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसका टी जो है टी नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर टी है, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेजिस्टेंस आर नॉट है, ठीक है। इसको हमने हीट किया तो आर नॉट बिकम्स आर टी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसका हमने हीट किया तो कुछ टेम्परेचर तक गया तो उसका रेजिस्टेंस जो भी हुआ उसको हम आर टी बोलेंगे। टी नॉट से वो जो टेम्परेचर बढ़ाया था सपोज इट इज़ टी, तो वी फाइंड कि ये जो जो रेजिस्टेंस में चेंज आया है आर टी माइनस आर नॉट, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। और इट वाज फाउंड कि इट इज़ आल्सो प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल। इस टेम्परेचर डिफरेंस को मैं डेल्टा टी भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटी को इकट्ठा करके लिखूँ तो इट वुड बी आर टी माइनस आर नॉट प्रोपोर्शनल टू आर नॉट मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस टी नॉट, इसको मैं डेल्टा टी लिख लेती हूँ, ठीक है, लाइक दिस। कुछ याद आ रहा है? ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कुछ इस तरह की चीज़, वो है वॉल्यूम एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स, ठीक है। अच्छा, नॉट लिक्विड्स, सॉलिड्स। अब इसको मैं अगर यहाँ पे कांस्टेंट ये इज़ इक्वल टू लाना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट एंड आर नॉट डेल्टा टी अपनी जगह पर, और ये आर टी माइनस आर नॉट आ गया, ठीक है। अब इस कांस्टेंट को कहते हैं अल्फ़ा, और ये आर नॉट बाई आर नॉट डेल्टा टी को मैं यहाँ डिनोमिनेटर में लिख लेती हूँ, और ये आर टी माइनस आर नॉट, ठीक है। तो वी सी दैट this alpha is the temperature coefficient of resistance here, which is defined as the fractional change in resistance per Kelvin, ठीक है। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट विल बी पर केल्विन, इसको मैं ऐसे लिखूँगी यूनिट। इसी तरह अगर हम रेजिस्टिविटी की लेंगे तो ये हो जाएगी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू रो, सिर्फ रेजिस्टेंस विल चेंज इनटू रो एंड इट वुड बी रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई रो नॉट इनटू टी, और इसकी भी यूनिट क्या होगी,
पर केल्विन, क्योंकि ये भी रेसिस्टिविटी है, ये भी रेसिस्टिविटी है, दोनों की यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी और हमें सिर्फ टेम्परेचर की यूनिट मिलेगी। आई शुड राइट डेल्टा टी बिकॉज इट इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट इस तरह से मिलता है। और ये देखें कि अभी हमने इसको क्लासिफिकेशन के साथ पढ़ा था कि कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स और एलॉयज़। कंडक्टर्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये हमें पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये किसके लिए पॉजिटिव है, कंडक्टर्स के लिए यानी मेटल्स के लिए। और ये नेगेटिव किसके लिए, यानी कि देखें हमने सेमीकंडक्टर्स में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब ये डिक्रीज़ होगा तो आपको ये ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव मिलेगी। तो हमने ये पढ़ा कि नेगेटिव किस में है, सेमीकंडक्टर्स यानी कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन एट्सेट्रा। ठीक है, जबकि एलॉयज़ में ये कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस ही कांस्टेंट होता है टेम्परेचर से, तो ये आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो वी सी दैट कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इज़ पॉजिटिव का क्या मतलब है, मतलब ये है कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या मतलब है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है ना, तो ये भी साथ हमें पता होना चाहिए इसके लिए। अल्फ़ा पॉजिटिव का मतलब है कि टेम्परेचर राइज के साथ रेजिस्टेंस राइज, अल्फ़ा नेगेटिव का मतलब है टेम्परेचर राइज के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज़। और ये किस में होता है, तो ये देखें छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, दे में भी आज इन द बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो आपकी बुक में सिर्फ इतना सा दिया हुआ था कि 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऊपर नीचे टेम्परेचर डिफरेंस पे हमें एक टेम्परेचर कोफिशिएंट मिलता है, तो वो ये है। तो ये कहाँ से आया, मैंने आपको ये सारा डिराइव करके बताया। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ गई हो और आगे के आर्टिकल्स आपने समझने हैं तो इंतज़ार करिएगा। फ़िज़िक्स पेज चैनल का नाम है, इसमें इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगली वीडियो तक आप सबको मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।